वो एक पहाड़ी में घने जंगल के बीचों-बीच बना हुआ एक पैलेस था। राजन और माधव अपनी बाइक से गुजर रहे थे कि तभी भयंकर वर्षा शुरू हो गई। अरे यार, यह क्या हो गया? एक तो भयंकर ठंड है और ऊपर से बारिश भी होने लगी। एक काम करते हैं कि पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। पागल हो गया है क्या? बारिश के साथ-साथ बिजली भी कड़क रही है और जब भी बिजली कड़कती है तो पेड़ के नीचे खड़े नहीं हो। सही कहा तुमने। मैं तो भूल ही गया था कि बिजली ज्यादातर पेड़ पर ही गिरती है। तभी राजन की नजर उस सुंदर पैलेस पर चली गई जो कि इस वक्त रोशनी से जगमगा रहा था। एक काम करते हैं माधव, उस पैलेस के अंदर चलते हैं। जब बारिश बंद हो जाएगी तो उसके बाद चले आएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैंने इस पैलेस के बारे में बहुत ही डरावनी बातें सुन रखी हैं। वह सब बकवास है। बातें तो होती हैं। यह पहले साल के फॉरेस्ट ऑफिसर का ठिकाना रहा है। यहाँ सरकार की संपत्ति है। चलो चलते हैं, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। माधव न चाहते हुए राजन के साथ उस पैलेस के अंदर चला गया। पैलेस के अंदर कदम रखते ही माधव की आंखें फटी की फटी रह गई। यार, ये पैलेस तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल किसी महल की तरह लग रहा है। और तुम बेवजह डर रहे थे। राजन ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर घना अंधेरा छा गया। माधव डरते हुए यह सोचने लगा कि अचानक अंधेरा कैसे छा गया। अभी तो चारों तरफ लाइट ही लाइट थी। राजन ने अपनी टॉर्च निकाल ली। चिंता मत करो, यह जंगली इलाका है, बिजली चली गई होगी, मैं टॉर्च जला देता हूँ। राजन ने जैसे ही टॉर्च जलाई तो उसके गले से एक जोरदार चीख निकल गई। क्या हुआ राजन? बोलो ना, क्या हुआ? इतना बोलकर माधव ने राजन के हाथ से टॉर्च छीन ली, मगर जैसे ही टॉर्च की रोशनी राजन के चेहरे पर पड़ी, माधव की डर से चीख निकल गई। राजन का चेहरा बुरी तरह से सड़ चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो राजन की वर्षों पुरानी लाश माधव के सामने रखी हुई हो। माधव चीखता हुआ उस पैलेस के बाहर निकलकर भाग गया। आर्यन बहुत खुशी खुशी शाम के वक्त अपने घर में आया। वह किचन में चला गया जहां उसकी पत्नी डिनर बना रही थी। क्या बात है, आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। जी, एक गुड न्यूज़ है लक्ष्मी, अगर तुम सुनोगी तो खुशी के मारे उछल पड़ोगी। अब जल्दी से बताइए कि इतने खुश क्यों हैं तुम? जानती हो, मुझे फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी मिल गई है। मेरी पहली पोस्टिंग मनाली के खूबसूरत जंगल में हुई है। तुम जंगलों को हमेशा से देखना चाहती थी ना, और तो और सरकार मुझे जंगल के बीच ही एक बहुत ही खूबसूरत बंगला भी दिया है। अगले दिन आर्यन अपनी दोस्त अभिमन्यु के साथ अपने परिवार को लेकर मनाली की ओर रवाना हो गया। मनाली एयरपोर्ट के बाहर सरकारी गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। रात के 2 बजे आर्यन एक पुराने पैलेस के सामने खड़ा हुआ था। आर्यन जी, ये ड्राइवर की ओर देखकर बोला, यह तो बहुत ही सुंदर पैलेस है और काफी पुराना बना हुआ मालूम पड़ता है। आपने सही पहचाना साहब। कहते हैं कि इस पैलेस को बहुत साल पहले एक अंग्रेज अफसर ने बनवाया था। यह जंगलों में ही रहना पसंद करता था। आजादी के बाद फिर इस पर भारतीय सरकार का कब्जा हो गया और तब से लेकर आज तक यह सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर का गेस्ट हाउस बना हुआ है। आइए, मैं आपको आपके कमरे दिखा देता हूँ। ड्राइवर ने यह बात बोली ही थी कि तभी जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आने शुरू हो गई। उन आवाजों को सुनकर पता नहीं क्यों लक्ष्मी के रोंगटे खड़े हो गए। यह आवाजें कैसी हैं? आर्यन, हाँ, अरे भाई, चारों ओर जंगली जानवर हैं। जंगल में सब जंगली जानवर जब एक साथ रोते हैं तो उनकी आवाजें ऐसी ही मालूम पड़ती हैं। मगर आर्यन ने देखा कि उन आवाजों को सुनकर ड्राइवर का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। आर्यन ने ड्राइवर की ओर देखकर कहा, इतनी ठंड में तुम्हारे चेहरे पर यह पसीना क्यों? मगर ड्राइवर ने आर्यन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने जल्दी से आर्यन की ओर देखकर कहा,
आइए साहब अंदर आइए। रात के समय में कभी-कभी जंगली जानवर इस पैलेस के आस-पास भी आ जाते हैं। इतना कहकर वह बड़ी ही फुर्ती से उस पैलेस के अंदर घुस गया। आर्यन और उसका परिवार उस ड्राइवर के पीछे-पीछे उस पैलेस के अंदर चले गए। वो सब एक बड़े से हॉल के अंदर खड़े हुए थे। अरे वाह! इस हॉल में तो आतिशदान भी है। वो क्या है? ना साहब, यहाँ रात में ठंड बहुत पड़ जाती है। वैसे आप लोग कुछ खाएँगे नहीं? हम सिर्फ सोना चाहते हैं। वैसे तुमसे एक बात तो पूछना भूल ही गया कि इस पैलेस को अंग्रेज़ ने बनाया था या तो तुमने बता दिया, मगर उस अंग्रेज़ का नाम तो तुमने बताया ही नहीं, क्योंकि वह मायने नहीं करता साहब। फिर भी जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस पैलेस को फिलिप नाम के किसी सैन के अंग्रेज ने बनवाया था। आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आपको आपके कमरे दिखा देता हूँ। आप सब वैसे भी बहुत थक चुके होंगे। ड्राइवर उन सबको बालकनी की ओर ले गया, जहाँ बड़े-बड़े 2 कमरे बने हुए थे। ड्राइवर ने आयरन की ओर देखकर कहा, सभी कमरे के अंदर दीपदान जल रहे हैं। आपके आने से पहले कालिया ने इन कमरों की सफाई करवा दी थी। कालिया कौन? हमें तो यहाँ कोई नज़र नहीं आया। वो यहीं पास के गाँव में रहता है, सुबह तक आ जाएगा। अब मेरी भी आपसे मुलाकात दोपहर के वक़्त में ही होगी। वैसे भी आप परसों से ही ड्यूटी जॉइन करेंगे। तब तक आराम की नींद लेकर अपनी सारी थकान उतार लीजिए। इतना कहकर ड्राइवर वहाँ से चला गया। अभिमन्यु ने अपने लिए एक अलग कमरा चूज़ कर लिया। आर्यन और लक्ष्मी एक अलग कमरे में चले गए। लक्ष्मी को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। कुछ देर बाद आर्यन को बहुत भयंकर बिजली कड़कने की आवाज़ आने लगी। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी आर्यन के कानों में बाहर किसी के कदमों की आहट टकराई। इतनी रात में बाहर कौन हो सकता है? कहीं अभिमन्यु तो नहीं? आर्यन ने आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। तभी आर्यन की निगाह फर्श पर चली गई। आर्यन को फर्श पर किसी के पाँव के बने हुए निशान दिखाई दिए। ओह माय गॉड! यह किसके पैरों के निशान हो सकते हैं? वो भी इतने बड़े। यह निशान तो किसी स्त्री के मालूम पड़ते हैं, लेकिन किसी स्त्री के पाँव के निशान इतने बड़े कैसे हो सकते हैं? आर्यन ने देखा कि पैरों के निशान उससे थोड़ी दूर सामने बने एक कमरे की तरफ जाकर खत्म हो गए थे। आर्यन उस कमरे की ओर चला गया। आर्यन तुरंत दरवाजा खोलकर उस कमरे के अंदर घुस गया। तभी उसके कानों में किसी स्त्री के खनकती हुई आवाज़ टकराई। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आप कौन हैं? सवाल यह नहीं है कि मैं कौन हूँ, सवाल यह है कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मुझे तो आपके बारे में किसी ने नहीं बताया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मेरे बारे में किसी ने नहीं बताया? आर्यन एक ही सांस में उस स्त्री को सब बताने लगा कि वह एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, जो कि अपनी पत्नी और अपने दोस्त के साथ वहाँ पर आया है। शायद यह लोग मेरे बारे में तुम्हें बताना भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं। बरसों बाद मेरे कमरे में कोई इंसान आया है, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तुम जा सकते हो। उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर तब वो स्त्री से बोला, मैंने कुछ देर पहले अपने कमरे के बाहर किसी की हलचल कदमों की आवाज़ सुनी थी। जब मैं बाहर की ओर आया तो मैंने फर्श पर अजीब से बहुत लंबे और चौड़े पाँव के निशान बने हुए देखे, जो कि तुम्हारे कमरे तक आ रहे थे। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। आर्यन नज़रें नीचे करके उस कमरे से बाहर निकल गया। अब फर्श पर कोई निशान मौजूद नहीं था। आर्यन अपने कमरे में जाकर आँख बंद करके लेट गया। अगली सुबह आर्यन की आँख लक्ष्मी के झगड़ने पर खुली। मुझे अभी सोने दो, सुबह मत जगाओ। दोपहर के 2 बज चुके हैं, मगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही। इतना बोलकर लक्ष्मी वहाँ से चली गई। तभी आर्यन के सामने एक लंबा-चौड़ा बूढ़ा व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। तुम कहीं कालिया तो नहीं, जिसके बारे में कल ड्राइवर ने मुझे बताया था?
आपने बिल्कुल सही पहचाना साहब। तभी आर्यन के दिमाग में कल रात वाली घटना दौड़ गई। अच्छा, एक बात बताओ कालिया, इस पैलेस में कोई सुंदर स्त्री भी रहती है क्या? आर्यन की बात सुनकर कालिया के चेहरे पर डर के साए लहराने लगे। नहीं साहब, यह तो सरकारी पैलेस है। यहाँ पर सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर के परिवार ही ठहरते हैं। यहाँ कोई सुंदर स्त्री नहीं रहती। आपके आने से पहले यहाँ पैलेस वीरान पड़ा हुआ था। क्या मैं तुम्हें कोई पागल दिखता हूँ? कल रात मैंने इस पैलेस के दूसरे कमरे में एक स्त्री को देखा था और मैंने उससे बात भी की थी। आइए मेरे साथ और मुझे वह कमरा दिखाइए जहाँ वह स्त्री आपको दिखी थी। आर्यन तुरंत कालिया को उस कमरे के अंदर ले गया। कमरे को देखकर आर्यन आश्चर्य हो उठा। उसने देखा उस कमरे में धूल मिट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कालिया? इस कमरे को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि बरसों से इस कमरे में किसी इंसान ने कदम ही नहीं रखा हो। तभी आर्यन की नज़र दीवार पर लगी हुई एक पेंटिंग पर पड़ी। यह वही लड़की है जो कल मुझे इस कमरे में मिली थी। आर्यन की बात सुनकर कालिया और ज़्यादा बुरी तरह से डर गया। ऐसा मुमकिन नहीं है साहब, आपने शायद देखा नहीं कि इस पैलेस के मालिक फिलिंग ने अपने हाथों से बनाया था और उससे उसके मरे हुए ही लगभग 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। दोस्तों, यह स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा।